हाँ जी मेरे प्यारे बच्चा लोग, जय हिंद। मैं विनय यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल कैरियर एकेडमी कुंडा पे। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आप मस्त हैं? तबियत पानी एकदम सब सही है? अगर सब कुछ सही है तो आप जरूर एक बार कमेंट में थम्स अप कर दें ताकि हम समझ सकें कि सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, आज हमारे पास 30 नवंबर और इस 30 नवंबर के दिन आज हमारे पास लेक्चर नंबर 30 मतलब 30वां लेक्चर है। किसका? फिजिक्स का। क्यों? क्योंकि अभी बज चुके हैं शाम के 7 और आप सभी मेरे साथियों को पता होगा कि शाम को 7 बजे का मतलब होता है कि विनय सरी क्लास आने वाली है। कौन सी क्लास? 100 टॉपिक की सीरीज वाली क्लास। तो शाम को 7 बजे का मतलब फिजिक्स की क्लास हो गया है कैरियर एकेडमी के इस चैनल पर। ठीक है, चलो। बहुत आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, बहुत आप लोग प्यार दे रहे हो। इस प्यार सपोर्ट के लिए आप सभी बच्चों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आभार। तो बच्चों, आपके इस प्यार और सपोर्ट और हिम्मत से आज हम भी इस 30वां लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं और 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक अपन लोगों ने एक भी गैप नहीं किया है, एक भी क्लास मिस नहीं की है। तो इसीलिए आज हमारा और आपका 1 महीने का कंटिन्यू वाला सफर क्या होता है? कंप्लीट होता है। हालांकि 1 महीने का सफर कंप्लीट हुआ, अभी हमारा जो मेन टारगेट है बोर्ड एग्जाम वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसलिए अभी हमें और आपको, मैं और आप दोनों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ करके उस बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम को भी क्या करेंगे? हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, धारा सही करेंगे। चलो बाबू लोग, तो आज स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टॉपिक का नाम क्या है? चल कुंडली धारा मापी, जिसको हम लोग बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इस क्लास में आज हम बात करने वाले हैं गैल्वेनोमीटर। आ जाओ भैया जी। इस क्लास में हम बात करने वाले गैल्वेनोमीटर के बारे में, धारा मापी के बारे में। धारा मापी बच्चा अलग होता है और चल कुंडली धारा मापी अलग होता है। तो बहुत जीरो से, बिल्कुल एकदम जीरो से लेकर के एकदम पीक तक आज हम इस क्लास को ले जाने वाले हैं। मुझे आपके 30 मिनट चाहिए, लगभग औसतन 30 मिनट के आसपास ये क्लास होने वाली है। और हम इस 30 मिनट के बाद, इस आधे घंटे के बाद आपको विश्वास होगा, आपको फील होगा कि हाँ, इस 30 मिनट मैंने कितना अच्छा नॉलेज और कितना क्रिस्टल क्लियर टॉपिक कर लिया विनय सर के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास को। आज क्लास बच्चा, सबसे पहले हमारा गोल, बाबू लोग, तो हमारे गोल में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? धारा मापी। क्या आता है? धारा मापी आता है बच्चा लोग। धारा मापी को हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। लेकिन बाबूजी, हमारे पास ये 100 टॉपिक की सीरीज है और इस 100 टॉपिक की सीरीज में हमारे पास टॉपिक नंबर आज कौन सा? 38 है। मतलब कि हम 38 टॉपिक आज कंप्लीट कर लेंगे 30 दिन में। 38, सोचो ना कितनी बड़ी बात है। इसीलिए बोला जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा बनता है। सोचो हम लोगों ने एक दिन में एक एक क्लास, एक एक टॉपिक कर करके आज हम लोग 38वें टॉपिक पर आ गए, 30वें लेक्चर पर आ गए। और अगर अभी भी आप पीछे हैं, अभी भी आप जुड़े हुए नहीं हैं, तो जल्द से जल्द जुड़िए और अपनी पढ़ाई को अच्छा करो। ठीक है? क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत आपके जीवन का एक बहुत बड़ा पड़ाव होता है, जिसमें आपको अच्छे नंबर स्कोर करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि इससे आपके इन फ्यूचर पे भी काफी प्रभाव पड़ता है। उस पे अगर आपके नंबर अच्छे होते तो कई ऐसे एग्जाम होते हैं जहां पर इसका आपको प्लस मिल जाएगा, इसका आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, चलो बच्चों, तो हमारे पास धारा मापी क्या होता है पहले इसको डिस्कस करेंगे। फिर चर कुंडली धारा मापी क्या होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अगर मैं इसकी इंग्लिश लिखूं तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। जो भैया जाओ, हाँ, GALVANOMETER गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले जो यहाँ पे ये शब्द आ रहा है, इसकी बड़ी लीला परंपार है, तो इसलिए मैंने इस शब्दों को स्टार्ट कर दिया, यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ बच्चों। तो हमारे पास टॉपिक का नाम है धारा मापी। क्या नाम है? धारा मापी नाम है, जिसको हम बच्चा लोग बहुत प्यार से साथी लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं बंधु? गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। और इस गैल्वेनोमीटर का परिभाषा क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है कि गैल्वेनोमीटर धारा मापी एक यंत्र है। धारा मापी एक यंत्र है जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी सर्किट में धारा को माप सकते हैं, धारा को संसूचित कर सकते हैं। हाँ, मैं एक बार साफ साफ बोलूंगा कि यहाँ पे लिखा धारा मापी। क्या लिखा? धारा मापी। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि धारा मापी का मतलब धारा को मापने वाला, तो यहां पर आप गलत हैं।
क्यों? क्योंकि धारा मापी का मोस्टली मुख्य रूप से हम लोग इसका जो यूज करते हैं वो धारा को मापने के लिए कम और धारा को पकड़ने के लिए, धारा को डिटेक्ट करने के लिए, संसूचित करने के लिए ज्यादा करते हैं। तो अगर आप ये बोलते हो कि धारा मापी एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा धारा को मापा जाता है, तो यहां पर आप गलत हो जाएंगे। आपको बोलना पड़ेगा कि धारा मापी एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा धारा का संसूचन व मापन किया जाता है, ये होगा। फिर उसके बाद क्या बोला, चल, यहाँ पे चल को हटा दीजिएगा अभी क्योंकि इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो इसमें क्या बोलेगा, धारा और कुंडली को हटा दो यहाँ से, ठीक है। तो क्या बोलेगा, धारा मापी की क्रिया। तो जो मेरे पास धारा मापी, इसकी जो क्रिया है, इसका जो कंसेप्ट है, इसका जो प्रिंसिपल है, वो किस पे होता है? धारा मापी कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण पर कार्य करता है। किस पे कार्य करता है बंधु? बल आघूर्ण पे कार्य करता है। बालाघूर्ण क्या होता है? मैंने कल ही क्लास में डिस्कस किया था, टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा होता है। यही तो होता है, टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा, इसको बोलते हैं बल आघूर्ण बोलते हैं। अच्छा, अब जो धारा मापी होता है बाबू लोग, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है चल चुंबक धारा मापी, एक होता है चल कुंडली धारा मापी। इसका मतलब सर देखो बाबू, यहां पे लिखा है चल चुंबक धारा मापी। बंधु चल चुंबक, तो चुंबक चलता है इसमें क्या चलता है? चुंबक। तो यहाँ पे क्या होगा? मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। बट यहाँ पे और लिखा है चल कुंडली धारा मापी, इसमें होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसमें कौन गति करता है? कुंडली गति करती है। इसमें क्या होता है बच्चा? कुंडली गति करती है। और इसमें क्या होता है? चुंबक गति करता है। इसमें कौन गति करता है? चुंबक गति करता है। तो इसमें चुंबक गति करता है, कुंडली रुकी हुई होती है। यहाँ पे कुंडली गति करता है, चुंबक रुका हुआ होता है। इसे धारा मापी कितने प्रकार के? दो प्रकार के। आई होप क्लियर हुआ होगा। आ जाओ आगे। अब हमारा जो मेन पार्ट है, हमारा मेन पार्ट साथी क्या है? चल कुंडली धारा मापी क्या है। यहाँ पे तो मैंने आपको एक इसका मान लो इतिहास बताया कि कहाँ से बातें आ रही हैं। तो इसमें से भी हमको ये वाला नहीं पढ़ना है, ये वाला नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में क्या है? चल कुंडली धारा मापी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आ जाओ बच्चा, आगे आ जाओ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने बहुत विस्तार तरीके से यहाँ पे लिख रखा है कि चल कुंडली धारा मापी क्या होता है। चलो मैं एक बार रीड करके समझा देता हूँ टॉपिक आपको। चल कुंडली धारा मापी एक ऐसा धारा मापी है, एक ऐसा धारा मापी है जिसमें चुंबक स्थिर रहता है। देखो बाबू, यहाँ मैंने बोला ना, यहाँ पे क्या होगा? चुंबक स्थिर रहेगा, गति कौन करेगा? कुंडली। तो यहाँ पर मैंने ये बात बोली है कि जिसमें चुंबक स्थिर रहता है, परंतु कुंडली क्या होती है? विक्षेपित होती है, मतलब घूमती है, गति करती रहती है, जिसके कारण या जिसके द्वारा विद्युत धारा को संसूचित या मापित किया जाता है, मापन किया जाता है। सुनना ध्यान से, विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग अमीटर का यूज करते हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का यूज करते हैं, धारा मापी का यूज नहीं करते। बट बहुत छोटी धाराएं, 10 घाते -3, 10 घाते -6, बहुत अल्प जो धाराएं होती हैं, उनको नापने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। आगे चलो, आगे क्या लिखा है? लिखा है चल कुंडली धारा मापी की क्रिया, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण। यही बहुत बड़ा टॉपिक है, यही पूरे में यही सबसे मेन पार्ट है कि बल आघूर्ण पर यह कार्य करता है। जितनी भी गैल्वेनोमीटर है हमारे पास, जितने भी धारा मापी हैं, सब के सब किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं? बल आघूर्ण पे कार्य करते हैं, बल आघूर्ण पर कार्य करते हैं, बल आघूर्ण पर कार्य करते हैं। आई होप मेरी ये बात आपको समझ आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूं। आ जाओ आगे, आ जाओ आगे। हम बोलते हैं कि जो चल कुंडली धारा मापी होता है बच्चा, वो कितने प्रकार का होता है। तो हम देखते हैं कि चल कुंडली धारा मापी दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है निलंबित कुंडली धारा मापी, एक होता है निलंबित कुंडली धारा मापी, और एक होता है किलकित कुंडली धारा मापी, या इसी को हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न धारा मापी। इसकी इंग्लिश होती है सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। सस्पेंडेड, निलंबित। जैसे आप लोग मूवी देखते हो ना, तो वहां बोला जाता है, या आपने सुना होगा सामाजिक तौर पे, कि उसको सस्पेंड कर दिया गया, इस पुलिस को सस्पेंड कर दिया गया। इसका मतलब उसको निलंबित कर दिया गया, हटा दिया गया है, वहां पे वो जुड़ा नहीं है। तो निलंबित का मतलब वहां पर वो जुड़ा नहीं है, बस यही याद रखना। तो निलंबित कुंडली धारा मापी क्या होगा? जुड़ा नहीं होगा। फिर यहाँ पे लिखा है किलकित कुंडली धारा मापी। किलकित, पिवोटेड। किलकित का मतलब पिवोटेड, पिवोटेड का मतलब क्या? जुड़ा हुआ। तो इसमें जुड़ा हुआ रहता है और इसमें जुड़ा हुआ धारा कुंडली इसमें नहीं जुड़ती है और यहाँ पे जुड़ी हुई रहती है।
अभी डिस्कस करेंगे कैसा जुड़ा है कैसा नहीं जुड़ा है, दोनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो चल कुंडली धारा मापी होता है जिसको हम बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, बाबू ये दो प्रकार का होता है बच्चा, एक होता है निलंबित और एक होता है किलकित। क्या होता है? निलंबित कुंडली धारा मापी और किलकित कुंडली धारा मापी। अच्छा, तुमको लग रहा होगा दोनों अलग है, तो दोनों में सब कुछ अलग होगा। जरा यहाँ पे आओ, मैंने लिखा है इसको बहुत हैशटैग करके स्टार मार्क मैंने लिख रखा है क्या, कि दोनों प्रकार के धारा मापियों का, पापियों नहीं लिखा है, मापियों लिखा है। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है? मापियों, है ना, तो पापी मत समझना क्योंकि सब पापी थोड़ी ना होते हैं यार। तो दोनों प्रकार के धारा मापियों का सिद्धांत व कार्य, चाहे हमारे पास निलंबित की बात हो और चाहे हमारे पास किलकित की बात हो, दोनों प्रकार के धारा मापियों का जो सिद्धांत है और जो कार्य विधि है बिल्कुल डिट्टो है। क्या है? बिट्टो नहीं, डिट्टो है। डिट्टो का मतलब क्या होता है? एकदम समान है, एक जैसी है। तो मैंने बोला दोनों का कार्य सिद्धांत क्या है? एक जैसा, परंतु इनकी संरचना में थोड़ा सा अंतर होता है। थोड़ा सा क्या होता है? अंतर, तो उसको हम लोग देखेंगे क्या अंतर होता है। आ जाओ, तो यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे सब कुछ लिखा गया, मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि पहला काम पहले समझाने का है। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा कि हमारे पास निलंबित कुंडली धारा मापी क्या होता है। यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है, इसको हम समझाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे किलकित भी है, और फिर उसके बाद इसका यहाँ पे सिद्धांत है, और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या इसकी क्रिया विधि है। तो सब हमको डिस्कस करना है। चलो यहाँ पे जरा देख लो, परिचय के रूप में देखोगे बाबू, तो निलंबित कुंडली धारा मापी क्या होता है? याद विद्युत धारा को संसूचित करने के लिए व मापने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक क्या उपकरण है? एक क्या उपकरण है? अप्लांस है, अप्लांसेस है। चलो आ जाओ, सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे ध्यान से। यहां पे बाबू ना बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अभी आप देख रहे हो तुमको कुछ नहीं आ रहा इसमें, और अभी 5 मिनट, कितने मिनट बच्चा? 5 मिनट देना, पूरा का पूरा टॉपिक तुम्हारे दिमाग में ऐसे इंसर्ट कर दूंगा जैसे मैंने इस डिजिटल बोर्ड के ऊपर ये ग्राफ इंसर्ट किया, ये फोटो इंसर्ट की है। चलो स्टार्ट करते हैं। सुना, हमारे पास दो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र हैं, या एक चुंबकीय क्षेत्र जिसमें दो, मतलब एक ही चुंबक है, चुंबक अलग अलग नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर एक प्रबल चुंबक होता है जो कि नाल चुंबक होता है। नाल चुंबक होता है। नाल चुंबक को हॉर्सशू मैग्नेट बोलते हैं। हॉर्स का मतलब घोड़ा, शू मतलब जूता, मैग्नेट मतलब चुंबक, तो घोड़े के आकार का चुंबक। सुना ध्यान से, तो जैसे मान लो घोड़े की नाल ऐसी तो होती ना, जो घोड़े की नाल होती है वो ऐसी होती ना, इसका मतलब यहाँ पर जो चुंबक है वो इसी शेप में, लेकिन उस चुंबक का हमको एक पोल दिख रहा है N और एक पोल क्या दिख रहा है S। क्यों दिख रहा है? क्योंकि वाला पार्ट पीछे है, तो वो हमको डायग्राम में दिखाया नहीं गया। चलो इसको बना लेते हैं ताकि काम देगा। ठीक है, अच्छा, और उस नाल चुंबक के बीच में एक हमारे पास कुंडली होती है। हमारे पास क्या है? कुंडली। अब कुंडली बनाते कैसे हैं? सबसे पहले हमारे पास इसके भीतर एक क्या होता है? नर्म लोहे का क्रोड होता है। इसके भीतर बच्चा क्या होता है? नर्म लोहे का क्रोड। नर्म लोहे का क्या होता है? क्रोड होता है। सर ये क्या होता है? अभी बताता हूं। नर्म लोहा एक ऐसा लोहा होता है, एक ऐसी धातु होती है बच्चा, जिसको हम जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं ना, तो वो चुंबक बन जाता है। नर्म लोहा ऐसी धातु होती है जिसको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबक बन जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेते हैं तो फिर वो नर्म लोहा बन जाता है। क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं? ताकि चुंबकीय क्षेत्र के मान को बढ़ाया जा सके। बाकी आगे बताऊंगा। तो नर्म लोहे की क्रोड होती है बच्चा, और उसके ऊपर हम क्या करते हैं? एक फ्रेम लेते हैं। क्या करते हैं? एक फ्रेम लेते हैं, और उसके ऊपर एल्युमिनियम के हम क्या करते हैं? कॉपर के क्या लपेटते हैं? तार। तो देखो हमारे पास ये क्या है? फ्रेम है। ये हमारे पास एक क्या है? फ्रेम है। मैंने यहाँ पे लिखा रखा है, यहाँ पे डायग्राम में लिखा है क्या है? ये फ्रेम है। और फ्रेम के ऊपर तांबे के तार को लपेटा जाता है। फ्रेम के ऊपर तांबे के तार को लपेटा जाता है, और जब तांबे के तार को आप लपेटोगे कहीं पर तो क्या बन जाएगी? कुंडली। तो यहाँ पर क्या है? तांबे के तार की कुंडली बन जाती है। क्या बन जाएगी? तांबे के तार की कुंडली बन जाती है। और इस कुंडली को, ये क्या है हमारे पास, जो मैं, अच्छा चलो इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं, इसको बनाता हूं ब्लू कलर से। तो हमारे पास ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया हुआ है, ये हमारे पास क्या है? तांबे के तार की कुंडली है। ये क्या है? तांबे के तार की कुंडली है। जो मैंने यहाँ पे व्हाइट ये जो मैं, चलो व्हाइट से कर देता हूं ताकि क्लियर रहे, विजिबल रहे अच्छे से। होल तुम कहाँ जा रहे हो भैया जी? इस पे आ जाओ, व्हाइट। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास जो मैं व्हाइट से बना रहा हूँ, ये क्या हमारे पास? नर्म लोहे की क्रोड है। ये क्या? नर्म लोहे की क्रोड है। और नर्म लोहे क्रोड के ऊपर मैंने क्या लपेटा? तांबे के तार लपेटे हैं। ठीक है, और इस कुंडली को मैंने क्या कर रखा है? लटका रखा है।
क्या कर रखा है, लटका रखा है। अब हवा में तो लटकेगा नहीं, तो लटकाया मैंने इसको किस पे है, इसको मैं लटकाया फास्फर ब्रांज की तार पे। किस पे लटकाया, फास्फर ब्रांज की तार पे। तो यहाँ पे बच्चा जो मेरे पास तार है ना, ये कहे कि ये फास्फर ब्रांज की है, कहे कि ये फास्फर ब्रांज की है। सर फास्फर ब्रांज, बच्चा फास्फर ब्रांज एक प्रकार का एलॉय होता है जिसके अंदर घूमने का, ऐंठन का गुण ज्यादा होता है। क्यों, अब सोचो ना, जैसे हमारे पास जो तार होते हैं घर वाले, अगर इनको तुम मोड़ोगे टूट जाएंगे, लेकिन इसका जो ऐंठन गुणांक होता है, जो मोड़ने की क्षमता होती है, वो ज्यादा होती है। और इस कुंडली के निचले सिरे पर हम एक क्या लगाते हैं, एक स्प्रिंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एक स्प्रिंग लगाते हैं। सुनो ध्यान से, तो ये जो मेरे पास कुंडली है, जो कि पहले नर्म लोहा था, उसके ऊपर तांबे के तार को कई बार लपेट कुंडली बनाई गई। तो इस पूरी कुंडली को लटकाते हैं कहां पे, नॉर्थ और साउथ के बीच में, और लटकाते किसकी सहायता से हैं, तो फास्फर ब्रांज की तार और स्प्रिंग की सहायता से। ठीक है, ऐसा जब लटका देंगे आप, फिर क्या करेंगे कि जो इसका फास्फर ब्रांज वाला पार्ट है, उसको हम लोग किस में लगाते हैं बच्चा, मरोड़ टोपी से। किसमें लगाते हैं, मरोड़ टोपी से। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, मरोड़ टोपी है। मरोड़ टोपी का मतलब क्या है, ये टोपी यहाँ से क्या होता है, घूमता रहता है, तार यहीं पे क्या होता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो यहाँ पे क्या लगी होती है, मरोड़ टोपी लगी होती है। और उसके बाद इसके निचले वाले सिरे को हम स्प्रिंग की सहायता से जोड़ते हैं, तथा स्प्रिंग के एक बिंदु को हम कहां जोड़ते हैं, टर्मिनल T2 से। ये T2 क्या है, टर्मिनल है, तो टर्मिनल T2 जोड़ देते हैं। और मरोड़ टोपी के एक सिरे को कहां जोड़ते हैं, टर्मिनल T1 से। कहां जोड़ते, टर्मिनल T1 से। ये इसकी संरचना है। इसकी क्या है, संरचना है कि हमारे पास जो लूप, जो कुंडली है हमारे पास, उसकी संरचना क्या है। तो जितनी बातें मैंने बताई, वो सब इसकी क्या है, संरचना है। ठीक है, और उसके बाद यहां से T1 को जो बिंदु होता है, इसको हम जोड़ देते हैं कहां से, धारा से। तो एक से धारा मान लो आती है, और एक धारा क्या होती है, वापस चली जाती है। देखो यहाँ पे ऐसे करके धारा बनाया गया है, तो धारा इधर से ही उधर से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। ठीक है, चलो अब एक बार बाद में समझाएंगे, अभी आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, आ जाओ आगे। आगे हमारे पास एक दूसरी कुंडली है। इस कुंडली का नाम होता है किलकित। क्या होता है, किलकित होता है, पियोटेड होता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ बातें मुझसे मिस हुई क्या। सबसे पहली बात, यहाँ पे क्या लगा होता है, दर्पण लगा होता है। क्या लगा होता है, दर्पण लगा होता है। दर्पण का मतलब मिरर, मिरर का मतलब शीशा। और शीशा में क्या होता है, जब कुंडली घूमती है तो दर्पण भी घूमता है, तो उसकी वजह से हम विक्षेप को देख पाते हैं, समझ पाते हैं कि कुंडली कितना घूमी। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुंडली घूमती है ना, उसके मान को पढ़ने के लिए दर्पण का यूज करते हैं। बच्चा ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपके बोर्ड के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन आपके प्रैक्टिकल पार्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आएगा एग्जामिनर पूछेगा, चलो बता बच्चा कि जो दर्पण होता है इसमें क्यों लगाते हैं, तो आप बताना, क्योंकि सर दर्पण इसलिए लगाते हैं क्योंकि तार अंदर घूमता है, तो हमको दिख तो सकता नहीं है, तो हम दर्पण लगा देते हैं। दर्पण में परावर्तन होकर हमको दिख जाता है कि वो कैसा घूम रहा है, उसका ऐठन दिख जाता है। यहाँ पे सब कुछ सेम टू सेम है, कुछ अंतर है, उसको समझना जरा। यहाँ पे हम लोग दर्पण लगाते थे, बट यहाँ पे हम लोग संकेतक लगाते हैं। क्या लगाते हैं, संकेतक लगाते हैं। वहां पर कुंडली को मरोड़ टोपी से लगाते थे, यहाँ पर इसको पूल से लगाते हैं। पूल या किसी भी, इसको हम लोग हाँ ऐसे कुछ बोलते हैं, जो चुल्ला होता है ना, चुल्ला, इसको हम चुल्ला से लटका देते हैं, ऐसा बोलता है। ठीक है, और निचले क्या लगाते हैं, स्प्रिंग। स्प्रिंग क्यों लगाते हैं, स्प्रिंग यहां भी लगी है, स्प्रिंग यहां भी लगी है। स्प्रिंग क्यों लगाते हैं, क्योंकि बच्चा स्प्रिंग में क्या पाया जाता है, प्रत्यानयन बल। स्प्रिंग में क्या आता है, प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स पाया जाता है। अगर स्प्रिंग घूमती है और छोड़ो तो स्प्रिंग फिर अपनी अवस्था में आती है। जब इसमें धारा बहेगी तो कुंडली घूमेगी, तो कुंडली घूम के ऐसा थोड़ी ना घूमते घूमते इंडिया से पाकिस्तान पहुंच जाएगी, नहीं। इसको जब धारा जाना बंद होगी तो फिर स्प्रिंग अपनी इसको पुरानी अवस्था में घुमा के ला देगा। क्यों, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर क्या होता है, प्रत्यानयन बल होता है। ठीक है, समझ में आया। चलो अब इसका हम लोग क्या देखते हैं, जरा सिद्धांत देखते हैं। यहाँ इसका सिद्धांत क्या है कि चल कुंडली धारा मापी इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब पेचों के सहारे हमारे पास दो पेच है ना, देखो पेचों के सहारे, एक पेच हमारे पास क्या है, T1 है, और एक पेच हमारे पास क्या है, T2 है। तो जब हम पेचों के सहारे कुंडली में धारा को प्रवाहित करते हैं, धारा को प्रवाहित किया जाता है, तो कुंडली के ऊपर एक बल युग्म आघूर्ण कार्य करता है। कुंडली के ऊपर एक बल मतलब फोर्स, युग्म का मतलब जोड़ा, आघूर्ण का मतलब जो घुमा दे, जो क्या कर दे, घुमा दे। तो उसको घुमाने के लिए बल युग्म आघूर्ण कार्य करता है, जिससे कुंडली घूमने लगती है।
ये हमारा सिद्धांत है। अब इसका मेन पार्ट, इसका नाम क्या है? क्रिया विधि। क्या नाम है? क्रिया विधि। अब सुनना ध्यान से, तो आप बोलेंगे कि जब राइटिंग से, है ना, हाँ, जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल आघूर्ण, कुंडली पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, कुंडली पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, चलो इसका डायरेक्ट मान लेता हूं। तो बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है बच्चा? टाउ बराबर NIAB, टाउ बराबर NIAB साइन थीटा, टाउ बराबर NIAB क्या होता है? साइन थीटा होता है। अगर मैं बोलूं बच्चा कि थीटा बराबर 90, तो तुम तुरंत बोलोगे यार सर क्यों बोल रहा है सर, थीटा बराबर 90 कैसे हो जाएगा? अभी बताता हूं कैसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टाउ बराबर NIAB। अगर मैं 90 मान लूंगा तो साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। अरे भाई साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। साइन 0 की 0 होती है, लेकिन कॉस 0 की 1 होती है। आ जाओ, तो टाउ बराबर क्या आ गया? NIAB का। सुनना ध्यान से, अब यहाँ पे ये सर थीटा क्यों रखा है? यही तो मेन कहानी बचवा। यहाँ पे आओ, ये देखो, यहां पर जरा देखो चुंबक को, और यहां पे जरा देखो चुंबक को। ये जो चुंबक है बच्चा, ये सीधे सीधे नहीं है, इन चुंबक को इस प्रकार काटा गया है, इन चुंबकों को इस प्रकार काटा गया, देखो सी के आकार का। बट इनको सी के आकार का नहीं बोलते, इनको बोलते हैं अवतलाकार। क्या बोलते हैं? अवतलाकार। अरे अवतलाकार क्योंकि भाई आपने दर्पण पढ़ा होगा, अगर हाई स्कूल में या इंटर में, तो आपने पढ़ा होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हो। तो देखो ये दबे हुए तल है, इसलिए इसको बोलते हैं अवतलाकार। सर अवतलाकार तो ठीक है, बट इससे मतलब क्या है? तो अवतलाकार जब कटे होते हैं तो इसको हम, इससे क्या होता है ना, यहाँ पे त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र बनता है। एक एक चीज बता रहा हूं भाई, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर कैसा चुंबकीय क्षेत्र बनता है? त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियल। क्या बोलते हैं? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र। अब इससे क्या बनता है ये सुन ध्यान से। ये दो चुंबक है ऐसे कटे हुए ना, अवतलाकार। तो इससे क्या होता है कि जब ये कुंडली घूमेगी, सुना ध्यान से, जब ये कुंडली घूमेगी तो मैं चाह रहा हूं कि इस कुंडली के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बलाघूर्ण कार्य करे। क्यों? क्योंकि कुंडली अच्छे से घूमे, बलाघूर्ण कार्य करेगा तो कुंडली घूमेगी। तो मैं चाह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा बलाघूर्ण कार्य करे, और ज्यादा से ज्यादा बलाघूर्ण तब कार्य करेगा जब साइन का मान कितना बनेगा? थीटा का मान 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता, ज्यादा मिलता है। तो साइन को 90 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस चुंबक को त्रिज्या के रूप में काटते हैं, और सॉरी मतलब अवतलाकार काटते हैं, मतलब त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं, ताकि जो चुंबकीय क्षेत्र है, ताकि जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो चुंबकीय क्षेत्र है प्रत्येक बिंदु पर लंबवत रहे, प्रत्येक बिंदु पर लंबवत रहे। अब भैया अगर ये प्रत्येक बिंदु पर लंबवत रहेगा, देखो ऐसे 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 ऐसे, नॉर्थ से निकलेगा साउथ से प्रवेश करेगा, तो मतलब यहाँ पे कहा जाएगा जैसे नॉर्थ है तो यहाँ से निकलेगी, मतलब चुंबकीय रेखाएं नॉर्थ से निकली ऐसे ऐसे करके, और जाएंगी कहाँ पे? साउथ पे। कहाँ पे जाएंगी? साउथ पे। तो तुम कैसा भी करोगे यहाँ पे हर टाइम जो एंगल बनेगा 90 बनेगा। कैसा बनेगा? 90 बनेगा। और 90 बनेगा तो सूत्र होता है टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। NIAB साइन थीटा। तो थीटा का मान 90। क्यों? क्योंकि ज्यादा बल मिलेगा। बल क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए हम लोग इसको ऐसा करते हैं। यहां तक तो मेरी बात पल्ले पड़ी होगी। आगे आ जाओ। अब सुनना हो क्या रहा है। यहां पे जैसे ही बनी, जैसे मैंने क्या लगाया? बड़ी धारा। बड़ी मतलब दोस्त। जैसे बड़ी मैंने इस पे क्या लगाया? धारा। तो कुंडली घूमी,
विक्षेप उत्पन्न हुआ। मान लो पहले कुंडली ऐसे थी, घूम के टर ऐसे आ गई, है ना। जब ऐसे आ जाएगी, जब ऐसे आ जाएगी तो क्या होगा, उसमें कोण बनेगा। क्या बनेगा, कोण। तो जितना बल लगा उतना कोण बना, जितना बल लगा उतना कोण बना। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, ऐठन, ऐठन बल आघूर्ण, ऐठन बल आघूर्ण। ऐठन बल आघूर्ण को मैंने क्या बोला, टाउ ऐठन। तो मैंने बोल दिया टाउ ऐठन, ऐसे बोल दिया, ठीक है। और जो टाउ ऐठन है ना, वो क्या सुनना, वो जो हमारे पास कुंडली घूम रही है, मैंने बोला कुंडली कितनी घूमी, फाई। मान लिया कुंडली कितनी घूमी, फाई एंगल घूमी, और मैंने बोला जो फाई होगा वो इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो जब हम टाउ ऐठन को निकालेंगे, हमको पता है अगर हम इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो बराबर आएगा। मैंने कहा लो, उसके साथ नियतांक आएगा, मैंने कहा लो, तो नियतांक सी आ गया और ये क्या हो गया, फाई हो गया। इतना समझ में आया। अब इसको मैं बोल सकता हूं समीकरण नंबर 2 और इसको मैं बोल सकता हूं समीकरण नंबर 1। तो देखो समीकरण 1 टाउ के बराबर है और समीकरण 2 भी किसके बराबर है, टाउ के बराबर है। तो क्यों ना मैं समीकरण 1 और 2 को बराबर दिखा दूं। तो मैंने यहां पे लिखा कि समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को बराबर दिखाओ। तो वहां पे क्या था, NIAB बराबर, यहाँ पे क्या है, C इंटू फाइव, C इंटू फाइव। अगर मैं I का मान निकालू, देखो जरा ध्यान से, तो I, क्यों मैं I का मान निकालू, क्योंकि मैं कुंडली को देख क्या रहा हूं, धारा, और कुंडली घूम कितना रही है ये तो हमको पता करना है। तो I बराबर सारा पद उधर जाएगा, ये बचेगा C अपॉन NAB और यहाँ पे क्या जाएगा, फाइव आ जाएगा। क्या जाएगा, फाइव। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो मेरे पास C लिखा है ना, वो क्या है, नियतांक है। C क्या है, नियतांक, यही बता रहा था, ऐठन गुणांक। N क्या है, फेरों की संख्या। A क्या है, कुंडली का क्षेत्रफल। B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। और फाई क्या है, जो ऐठन घूम रहा है, जितने कोण में विक्षेपित हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा पद क्या है, नियतांक है। क्या है, नियतांक है। तो अगर मैं नियतांक मानूं तो इसको बोल सकता हूं I बराबर K इंटू फाइव, बोल सकता हूं, कोई दिक्कत यहां तक। चलो मैं इसी बात को यहां से मैं यहां पे कर देता हूं। अरे क्या कर रहा हूं मैं यार, चलो तुम इधर आ जाओ ऐसे, ठीक है। इस वाले पार्ट को मैं वहां पे कर रहा हूं। तो I बराबर क्या है, K इंटू फाइव। तो मैं यहां पे लिखूंगा I बराबर K इंटू फाइव। अब जो ये K इंटू फाइव आया, जरा देखो धारा जो हमारे पास, हट जा भाई, जो ऐठन क्या है हमारे पास, जो ऐठन कोण आ रहा है ना, उसके क्या है, अनुक्रमानुपाती, जितने कोण पे घूम रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाइव। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाइव मतलब जितना ज्यादा धारा कुंडली में विक्षेप उतना ज्यादा। अरे धारा का मान बढ़ाएगा धारा तो कुंडली का मान तो बढ़ेगा उसके विक्षेप का। तो जितना ज्यादा धारा उतना ज्यादा कुंडली का विक्षेप, जितना कम उतना कम। ये थ्योरी इसकी, और ये क्या है हमारे पास आज की टॉपिक है, ठीक है। तो आई होप बात को मेरी आप लोग क्या किए होंगे, समझे होंगे। तो अगर तुम बोलती तो मैं इसको 1 मिनट में रिवीजन करा देती, नहीं तो फिर मैं जाती, क्या बोलती, करा देती, चलो फिर करा देती। आ जाओ भैया, देखो हमारे पास ये दुनियादारी लिखा है टिमटामड़ा, उसको तुम देख लेना अपना। हमारे पास यहाँ पे एक चुंबक है, चुंबक के एक पोल नॉर्थ और साउथ के बीच में मैंने, अच्छा ये जो चुंबक कैसा है, ये चुंबक कैसा है, नाल चुंबक है। कैसा चुंबक है हमारे पास, नाल चुंबक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉर्सशू मैग्नेट, क्योंकि घोड़े के नाल की तरह होता है ना ये, इसलिए इसको बोलते हैं हॉर्सशू मैग्नेट। अच्छा, तो इसका एक पोल एन होता है और एक पोल क्या होता है, एस, तो उसी को रखा गया है। तो एक एन है और एक क्या है, यस है। और उसके बाद इसके बीच में हम एक क्या लगा लटकाते, कुंडली लटकाते हैं। कुंडली में क्या होता है, इसके बीच में एक नर्म लोहे की क्या होती है, क्रोड होती है। कुंडली के बीचों बीच एक क्या होती है, नर्म लोहे की क्रोड होती है, जो मैं यहाँ बना रहा हूँ रेड पार्ट से, और रेड पार्ट से आएगा, हाँ। तो जो मैं रेड बना रहा हूं ये क्या है, हमारे पास नर्म लोहे की क्रोड है। जो रेड वाला पार्ट है क्या, नर्म लोहे की क्रोड है। नर्म लोहे की क्रोड मतलब नर्म लोहा एक ऐसी धातु होती है जिसको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो चुंबक बन जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र हटाते हैं तो फिर से नर्म लोहा बन जाता है। तो इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखने से क्या होगा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा हो जाएगा। क्यों ज्यादा करना चाहते हो, क्योंकि मैं बता सकता हूं आपको, यहाँ पे आ जाओ जरा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे, अरे यार कहाँ चला गया, यहाँ पे आ जाओ, ये रहा। अगर आप यहाँ पे देखोगे जो टाउ का मान है वो बी के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। मतलब अगर चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाऊंगा तो टाउ का मान बढ़ जाएगा, और मेरा बार बार मोटिव यही तो है, टाउ के मान को बढ़ाना, मतलब कि चुंबकीय जो बलागुण है उसको क्या करना है, बढ़ाना है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा यहाँ पे कि जो हमारे पास नर्म लोहा होता है उसके ऊपर हम क्या लपेटते हैं, एक फ्रेम के ऊपर लपेट के क्या लपेटते हैं, तांबे के तार।
तांबे क्या लपेटते हैं, तार, इससे क्या बन जाती है, कुंडली। और कुंडली को हम क्या करते हैं, मरोड़, टोपी और स्प्रिंग की सहायता से लटका देते हैं, जिसके बीच में हम क्या लगाते हैं, फास्फोरस ब्रांच की तार लगाते हैं। क्या कहते हैं, फास्फोरस ब्रांच की तार। अब जो यहाँ पे मरोड़ टोपी होता है, इसका एक सिरा किसी जुड़ा होता है टर्मिनल T1 से, और जो स्प्रिंग होती है इसका एक सिरा जुड़ा होता है टर्मिनल T2 से। जब दोनों सिरों को हम जोड़ देते हैं और T1 से हम धारा को प्रवाहित करते हैं, देखो यहाँ धारा गई है और T2 से धारा क्या होती है, वापस आती है, तो कुंडली के ऊपर क्या लगता है, बल आघूर्ण लगता है, और कुंडली धारा 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 घूमना चालू कर देती है। और जब कुंडली घूमती है तो हो गया क्रियाकलाप। और ये वाला भी सेम है, वो वाला बिल्कुल क्या सेम है। यहाँ पे बस हम क्या करते हैं, यहाँ पे दर्पण का यूज करते हैं। दर्पण का यूज क्यों करते हैं, दर्पण का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि मान को पढ़ने के लिए, सीधे बोलो तो विक्षेप पढ़ने के लिए। किसके लिए पढ़ते हैं, विक्षेप पढ़ने के लिए। विक्षेप पढ़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पे दर्पण का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर विक्षेप पढ़ने के लिए सब कुछ सेम है, देखो नॉर्मल लोहे की क्रोड है, कुंडली है, स्प्रिंग है, सब कुछ सेम है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, संकेतक का यूज करते हैं, सुई का संकेतक। यहाँ पे भी एक पोल N होगा और एक पोल क्या होगा, S होगा। आगे आ जाओ। फिर उसके बाद मैंने आपको इसकी सिद्धांत बताया। सिद्धांत क्या बताया कि इसका सिद्धांत जो मेन सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, हमारे पास कहां गया, बल युग्म आघूर्ण पे। किस पर आधारित, बल युग्म आघूर्ण पर कार्य करता है। फिर हमने इसकी क्रिया विधि बताई। क्रिया विधि मैंने इसका क्या बताया, टाउ बराबर है बी साइन थीटा, थीटा का मान 90 रखा। क्यों 90 रखा, क्योंकि वहां पे त्रिय चुंबकीय क्षेत्र है, जैसे कि कोण 90 डिग्री प्राप्त हो रहा है, तो टाउ बराबर NIA भी हो जाएगा। और उसके बाद जब कुंडली में हम धारा को प्रवाहित करते हैं तो कुंडली में ऐंठन आ रही है बार बार, तो इसलिए जो ऐंठन है वो इसमें जाने वाले बल आघूर्ण के बराबर है, क्योंकि जितना ज्यादा बल आघूर्ण उतनी ज्यादा ऐंठन। तो यहाँ मैंने ये सब किया, इसको हटा ऐसे ही आया, दोनों को मैंने बराबर दिखा दिया और हमको ये समीकरण क्या हो गया, प्राप्त हो गया। बच्चों तो आज क्लास को हम लोग यहीं पे करेंगे समाप्त। लेकिन अगर आपकी क्लास की आज आपको चाहिए PDF तो आ जाना बच्चा लोग, कहाँ पे, अपने टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम से भी कहा आपको, कैरियर एकेडमी कुंडा पे। ठीक है, चलो तो अपनी लोग पढ़ाई लोग खाई करते रहो। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल क्लास में। कल क्लास में भी कोई ऐसा बेहतरीन टॉपिक मस्त ले आएंगे और समझेंगे टॉपिक को। और आप इस क्लास में कैसी लगी जरूर भाई कमेंट किया करो। मैं बहुत कमेंट के लिए उत्सुक रहता हूं, आपके कमेंट को पढ़ने के लिए, और आपके सभी कमेंटों का मैं रिप्लाई करता हूं जरूर से जरूर। ठीक है, इसलिए आप सभी बच्चे कमेंट किया करो कैसी लगी क्लास आपको। मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश के साथ, नए ऊर्जा के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।